Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका एसएससी सीजीएल 2024 की कट ऑफ है ना। कट ऑफ को लेके डिस्कशन करेंगे कि भैया इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। अब एक्चुअली में जो मेरा मोटो है, आपने देखा होगा, हम ना तो एनालिसिस की कोई वीडियो डाल रहे होते हैं, ना तो आपका कोई एनालिसिस आएगा यहाँ पे, ना ही आपकी कट ऑफ प्रेडिक्शन होती है। तो इन चीज़ों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। हालांकि इससे क्या होता है कि व्यूज़ बहुत आते हैं, बच्चों के पास रीच ज़्यादा जाती है, बट ये बिल्कुल फालतू चीज़ें होती हैं। मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने के लिए वो है एक जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं एनएसएससी में, नए स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने एक साल पहले एक 23 का बस एग्ज़ाम दे दिया था। वो क्या होगा ना, अभी आप एक लूप में फंस जाओगे। एक यहाँ पे लूप चलता है, उस लूप में अगर आप फँस गए ना तो आप बिल्कुल नहीं निकलने वाले हो अगले 2-3 साल तक, जब तक आपको वो रियलिटी चेक हिट करेगा ना, तब तक मतलब आप देखोगे कि कई सारे बच्चे मैं देखता हूँ, वो क्या होता है कि इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि अभी क्या होगा, आपका कट ऑफ का डिस्कशन चलेगा, ठीक है? इससे पहले आपका वो आंसर की का ड्रामा चला होगा 2 दिन, है ना? फिर उसके पहले आपका कि आंसर की कब आएगी, उसके पहले ड्रामा चला होगा जिसका पहले एग्ज़ाम हो गया होगा कि 26 का एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। डेली-डेली आप देखते होगे किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर अभी आपका ड्रामा चलेगा कि कोई हमें कट ऑफ बता दे, फिर आपका चलेगा कि यार एक बार रिजल्ट आ जाए, फिर आपका ड्रामा चलने वाला है रिजल्ट के बाद में कि मेंस का डेट कब आएगी, है ना? मेंस की डेट तो रिजल्ट के साथ ही आ जाएगी, फिर आपको लगेगा अरे मेंस तो बहुत पास आ गया, मेंस कैसे भी करके डिले हो जाए, और फिर मेंस का एग्जाम हो जाएगा, वहां पे आपकी कहानी हो जानी है खत्म। ठीक है? जो स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं ना, उनका यही रिजल्ट होता है। यू हैव टू एक्सेप्ट द बिटर ट्रूथ ऑफ दैट। ठीक है? तो बिकॉज़ देखो, अगर आप रिज़ल्ट के बाद में तैयारी करोगे ना, आपका कैसे भी नहीं होने वाला, क्योंकि रिज़ल्ट का वेट कौन करेंगे? वो बच्चे जो यहाँ पे कहीं न कहीं 130 का स्कोर के आस-पास लटके होंगे, किसी का 125 आ रहा होगा, टफ शिफ्ट में कोई 125 पे होगा, कोई ईज़ी शिफ्ट में 135 के आस-पास होगा। ये बच्चे ना लटक जाते हैं और ये ऐसे लटके रहेंगे, है ना? आप समझिए इस बात को। तो अब उसके पीछे मेरा रियल अब कट ऑफ के बारे में तो ख़ैर बात करेंगे, है ना? जो भी 2-4 मिनट की बात होती है वो हम कर लेंगे, बट एक बड़े भाई वाली सलाह दूँगा कि आप ना जिनके भी मार्क्स 120 हैं, 125 हैं, इसके नीचे हैं, ऊपर हैं, आप ना ये वीडियोज़ को देखना फालतू की, आप देखोगे यूट्यूब पे ना भर-भर के वीडियोज़ आएँगी यार। अभी आप देखोगे हज़ारों वीडियोज़ आएँगी, जिससे कुछ पता नहीं है एसएससी के बारे में वो भी वीडियोज़ बनाएगा। कोई कहीं का डेटा उठाएगा, कोई कुछ उठाएगा, जिसमें से कि 1-2 वैलिड लोग हैं, जो कि आपको रियलिटी चेक कराते हैं अपनी वीडियोज़ में, तो आप उनकी देखो। जैसे एक आरबी चैनल है, देखो मुझे कोई परहेज़ नहीं है कि मैं वीडियोज़ में आके किसी और चैनल का नाम लूँगा, वहाँ जाएँगे स्टूडेंट्स। तो जो ऑथेंटिक है वहाँ का आप देखो, फालतू के चीज़ों में एटलीस्ट पढ़ना बंद करो, ठीक है? आपकी अब लेट्स से अगर आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, लेट्स से मैंने बोल दिया कि आपकी कट ऑफ क्लियर होने वाली है, आपकी फिर नहीं हुई, तो क्या आप फिर उस दिन से पढ़ना छोड़ दोगे? क्या करोगे, मतलब कट ऑफ जान के क्या होने वाला है? ये मैं स्पेशली उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जिनके मार्क्स यहाँ ये बाउंड्री वाले बच्चे हैं। अब जिसके 140 मार्क्स आए होंगे, 145 आए होंगे, वो तो अच्छे से पढ़ रहा होगा, दैट्स फॉर श्योर। बट कुछ बच्चे हैं नए-नए वाले जिनके 150 होंगे, 160 होंगे, वो बस ग्रुप्स में घूम रहे होंगे, है ना? कि अलग-अलग टेलीग्राम ग्रुप्स, एक तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आ चुका है अभी के टाइम पे कि कोई बच्चा स्टेबल रह के पढ़ ही नहीं सकता है जब तक उसका सेल्फ कंट्रोल ना हो। तो आप सबसे पहले इन ग्रुप से दूर रहिए, अपने यूट्यूब चैनल से दूर रहिए, थोड़ा-सा पढ़ाई पे फ़ोकस कर लो। आपका मेंस का एग्ज़ाम ना किसी भी कोर्स से क्लियर नहीं होने वाला है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना मेंस के लिए, प्रैक्टिस कैसे होती है? बुक्स से होती है। मैं अभी भी आपको लगेगा अरे सर ये क्या, आप तो ओल्ड स्कूल बातें कर रहे हो। अगर आप बुक्स से नहीं पढ़ोगे ना, आपका मेंस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा एनी हाउ। कोई भी बच्चा जो एग्ज़ाम क्लियर करता है, उसको बुक्स में अपनी माथापच्ची करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है? तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दो, फालतूगिरी में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम अभी ये निकल जाएगा, इसके बाद में आपका 2025 की नोटिफ़िकेशन की बात चलेगी, वहाँ पे फिर आपका एनआरए सीईटी को लेके कुछ वीडियोज़ आएँगी, वहाँ माइंड डाइवर्ट रहेगा, 25 की नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, फिर उसका आप टियर 1 का एग्ज़ाम डेट कब होगी, फटाफट से फिर वो एग्ज़ाम हो जाएगा, उसमें भी आप यहीं लटक जाओगे। तो भैया पढ़ोगे कब? सेम कहानी होती है एसएससी वाले बच्चों के साथ, सेम कहानी यूपीएससी वाले बच्चे करते रहते हैं। अगर आप पढ़ोगे नहीं, इसी लूप में फँसे रह जाओगे ना, 2-3 साल फटाक से निकल जाएँगे, ठीक है? तो ये बड़े भाई वाली सलाह है, इस सब से दूर रहो। अच्छे से पढ़ाई करो, अगर कम मार्क्स भी आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा कैसे होंगे भैया? पढ़ के ही होंगे ना। कट ऑफ देख लेने से 1 नंबर ज़्यादा अगर आपका सपोज़ करो, कट ऑफ से आपका 1 नंबर ज़्यादा है, तो आप क्या मेंस क्लियर कर लोगे बिना पढ़े? भैया पढ़ना तो पड़ेगा ना। और अगर कट ऑफ से 1 नंबर कम भी है, तो आप क्या करोगे? भई पढ़ोगे ना कि भई अब मैं 2025 वाला एग्ज़ाम दूँगा,
या वो नहीं है तो आपका बीआईएस का एग्जाम है, अभी एफसीआई की नोटिफिकेशन आ जाएगी, अभी आपका बैंकिंग के एग्जाम्स आने वाले हैं इतने सारे, और फिर इसके अलावा अभी आपका ये ईपीएफओ में नोटिफिकेशन आने वाली है एसएससी की। अगर आप यही फालतूगिरी में लगे रहोगे, पढ़ोगे नहीं, कि सारी नोटिफिकेशन ना सामने से निकलेंगी, आप फॉर्म भरते जाओगे नोटिफिकेशन निकलती जाएंगी। भैया पढ़ने से निकलते हैं एग्जाम, ठीक है? तो मे भी मेरी बातें अच्छी लग रही हो बुरी लग रही हो, मेरा मेन मोटो तो यही था, है ना? अब थोड़ा सा कट ऑफ पे भी बात कर लेंगे, जो भी लॉजिकल बात है। चलो खैर, देखते हैं, है ना, एक बार कट ऑफ डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि एटलीस्ट अपने जो आपके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको थोड़ा सा शांत रखो, नोबल गैस बनो, है ना? थोड़ा सा काम डाउन होके काम किया करो। मैंने देखा कि इतना ज्यादा जो नए बच्चे आते हैं ना, इतना ज्यादा हेडेक ले लेते हैं, नोट अब आंसर की नहीं खुल रही है, क्या करें? अरे वेट करो यार, एक दिन में नहीं खुल रही, अगले दिन खुल जाएगी। थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना सीखो ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, चलो खैर, देखो यहाँ पे ना अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखो, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करना चाहें कट ऑफ का, तो सबसे ज़्यादा बेटर कंपेयर होगा हम 2023 से करें, बिकॉज 2022 का एग्जाम पैटर्न तो सेम था, बट यहाँ पे इसका एग्जाम का लेवल थोड़ा सा डिप था। जब भी एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज आता है तो एग्जाम का लेवल लो ही किया जाता है, ठीक है? 2017 का थोड़ा सा एग्जाम्पल छोड़ दो, है ना, उसको छोड़ करके कभी भी कोई भी एग्जाम में अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसका सबसे पहली बार जो भी पेपर आएगा वो हल्का सा लेवल उसका डाउन रहता है। तो अगर हम बात करें 2024 एग्जामिनेशन की, तो उसकी कई सारी शिफ्ट ऑलमोस्ट इक्वल थी। एक आधा दो शिफ्ट जो है हल्की सी ऊपर रही हैं, कुछ थोड़ी नीचे रही हैं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि सिमिलर पेपर आपका 2023 जैसा रहा है। हल्का फुल्का आप बोल सकते हो वो शिफ्ट वाइज डिफरेंस होगा, किसी की हल्की शिफ्ट ऊपर आई है, किसी की इससे नीचे मिलेगी, तो ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है? तो हम कंपेयर करेंगे इससे। बट क्योंकि अब आपको पता है कि 2023 में जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो थी 7900 के आसपास, है ना? और इसकी आप देखोगे तो कितने बच्चे इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, 9 टाइम्स के लमसम जो है बच्चे, 9 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा ये। तो 9 टाइम्स के लमसम बच्चे इन्होंने सिलेक्ट किए थे, तो हमें ये हम पक्का नहीं बोल सकते कि 10 टाइम्स ही लेंगे, क्योंकि पिछली बार इन्होंने 2022 में जो बच्चे लिए थे वो 10 टाइम्स से भी थोड़े से ज्यादा लिए थे। तो अब ये देखो यहाँ पे फिक्स नहीं है, हालांकि एसएससी को ये रिफॉर्म करना चाहिए कि भैया आप पहले से बता दो कि हम इतने टाइम्स ऑफ स्टूडेंट लेने वाले हैं, है ना? तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे डाउट वाली चीज है। तो हम एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं, लेट से 8 से 9 गुना बच्चे ही सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है? आपका 2024 में वैकेंसीज हैं, कितनी है, 17,700 समथिंग है ना? कितनी है? ओके, 17,727 वैकेंसीज हैं। तो इन वैकेंसीज पे अगर हम बात करें, अब देखो ये क्या होगा कि कुछ वैकेंसीज हो सकता है इंक्रीज होकर ये 18,000 हो जाए या 20,000 हो जाए, हो सकता है कि डिप भी हो जाए 17 के आसपास। क्या होता है कि जो ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे कि एमईएस वगैरह हो गया, तो ये एमईएस वगैरह के जो डिपार्टमेंट हैं इसमें यूडीसी की वैकेंसी आती है। आई गेस नाम चेंज हो गया, अब इसका सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट डबल ऐसे हो गया है, या एस डबल ए है कुछ का। तो इनमें क्या होता है कि ये या तो वैकेंसी भर देगा 2000-3000 के लमसम, 2-3,000 वैकेंसीज भर देगा, या फिर क्या होगा कि अपनी वैकेंसीज को कई बार वापस भी ले लेते हैं। तो ये ना बिल्कुल ऐसा होता है कि ये इनका कोई भरोसा नहीं है ना? हो सकता है कि ये फाइनल रिजल्ट के पहले भी अपनी वैकेंसीज को विड्रॉ कर लें, कई बार ऐसा भी देखा गया है। तो इन पे हम भरोसा नहीं कर सकते, तो ये 2-3 हज़ार का खेल यहाँ पे हो सकता है। तो मे बी ये वैकेंसी 17,000 से लेके हमें 20,000 के बीच में देखने को मिले। तो वर्स्ट केस में क्या होगा, अगर हम 17,000 लेके चलते हैं तो आप लेट्स से 20,000 में आपका होगा, तो ये 2 लाख। अगर हम 10 गुना बच्चे ले लेते हैं, 9 गुना बच्चे लेंगे तो 1,80,000 बच्चे यहाँ पे होंगे। अगर हम 17,000 का यहाँ पे एक मोटा माटी हिसाब किताब लेके चलें तो 1,60,000 के लमसम आपके बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? तो मैं जो यहाँ पे एक आइडिया ले रहा हूँ वो इतना ले रहा हूँ कि भाई 1,60,000 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर एसएससी का मन होगा भैया तो वो 1,80,000 भी ले सकती है, 1,70,000 भी ले सकती है, बिकॉज ये चीज़ ही यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो देखो यार, अब कट ऑफ यहाँ पे कैसे प्रेडिक्ट की जा सकती है जब आपको यही नहीं पता कि हम कितने बच्चे लेने वाले हैं? तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें एजम्पशन पे बेस करके लेके चल रहे होते हैं। अब देखो यहाँ यूआर में जो बच्चे लिए गए वो 13,133 लिए गए, ठीक है? और इसमें जो अदर कैटेगरी के बच्चे थे आप देखोगे तो ये है आपके, और अदर कैटेगरीज के बच्चे जिसमें ईडब्ल्यूएस हैं 6,584 है ना, ऐसे ये आपके अलग अलग कैटेगरी के बच्चे भी हैं। तो हमें यूआर कैटेगरी में ये भी देखना होता है कि यूआर कैटेगरी में कई सारी सीट्स होंगी जहाँ पे ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे यहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है?
तो एक हमें ये फैक्टर लेके चलना है। ठीक, चलो अब हमारे पास में एज़ ऑफ नाउ जो डेटा है वो रैंक मित्रा का है। रैंक मित्रा एक वेबसाइट है जहाँ पे कई सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर की डाली हुई हैं और एज़ ऑफ नाउ यहाँ पे 3,61,000 कुछ बच्चों का डेटा है। टू बी प्रिसाइज़ ये डेटा है 3,16,335। सो दिस कट ऑफ प्रेडिक्शन इज़ बेस्ड ऑन 3,16,335 स्टूडेंट्स डेटा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम टफनेस की बात करें, सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट शिफ्ट निकल के आई है वो 17 सितंबर की शिफ्ट 3 निकल के आई है। वैसे शिफ्ट 3 कई जो है शिफ्ट 3 ऑलमोस्ट जो है वो टफ हायर लेवल पे ही देखने को मिली है। तो खैर देखते हैं। ये आप एक बार टफनेस लेवल देख सकते हो, ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप पूरा 36 शिफ्ट का देखोगे। हालांकि रैंक मित्रा की ये वेबसाइट पे भी है डेटा और एक बार मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख लेना। अच्छा, अब ये आप देखोगे इसमें जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे हैं वो 102.882 निकल के आ रहे हैं। तो क्या ये सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएँगे? भई ये डेटा ही 3 लाख के ऊपर का हो गया और जो एक्चुअल में बच्चे सिलेक्ट होंगे वो इसके जस्ट हाफ होंगे, है ना? हम यहाँ पे 160 लेके चल रहे हैं, 1,60,000, तो इसका हाफ बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। यानी कि जो ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके बहुत कम मार्क्स हैं, वो भी यहाँ हमने एवरेज मार्क्स में ले लिए होंगे, राइट? और फिर वो कैटेगरी वाइज़ डिफ़रेंस भी आएगा। तो मैं इसे अगर 1,60,000 बच्चों का एक डेटा लेके चलूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि सपोज़ करो अगर हम इसके एवरेज को 120 पे बढ़ा देते हैं, है ना? 20 मार्क्स का 18 मार्क्स का एक इंक्रीज़ करें, तो जो सबसे आपकी ईज़ीएस्ट शिफ्ट है, जो ईज़ीएस्ट शिफ्ट है अगर आप इसमें एक 18 मार्क्स का एलिवेशन लेके चलो, तो ये कितना हो जाएगा 140 मार्क्स का, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे हमें एक वेरिएंस देखने को मिला कि भाई 120 से लेके डिफरेंस आ सकता है 140 मार्क्स का। तो अगर आपकी ईज़ीएस्ट शिफ्ट में, ये मैं मोस्ट सिक्योर बता रहा हूँ यार, मैं बाउंड्री वाली बात ही नहीं कर रहा, ठीक है? तो अगर हम मोस्ट सिक्योर बच्चे की बात करें ना, तो जिसके ईज़ीएस्ट शिफ्ट में 140 हैं, यूआर कैटेगरी से, उसका सिलेक्शन तो यहाँ पे पक्का ही है ना? तो अगर आपके 140 के ऊपर आ रहे हैं, ईज़ीएस्ट शिफ्ट है आपकी सबसे ज़्यादा, आप अपना जो है यहाँ पे बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इवन ये भी यहाँ पे श्योर नहीं है, तो अगर आप इसमें -5 ही कर लो, प्लस करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप इसमें 135 से एक वेरिएंस बनाएँ हम, 135 से 140 का, तो ये कट ऑफ जाने के आपके पूरे-पूरे चांसेस हैं और ये मैं नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स की बात कर रहा हूँ, है ना? नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स की बात हो रही है। तो 135 से 140 के बीच में अगर आप लाई करते हो, उसके पीछे और भी चीज़ें हैं जो और हमने पेपर पे लिखी हुई हैं, तो वो उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने का मतलब है नहीं। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि हम ज़्यादा डिटेल में जाके ऐसी चीज़ों पे बात करें कि कट ऑफ ये होगी, वो होगी। इससे बढ़िया होगा कि हम कोई एक टॉपिक कंप्लीट कर लें, है ना? तो अगर आपको ये देखना है नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स की कितने बच्चे कितने मार्क्स के ऊपर आ रहे हैं, तो आप देखोगे ये 135 मार्क्स के ऊपर यहाँ पे हमारे पास 1,18,025 स्टूडेंट्स हैं, जो कि डेटा है सिर्फ़ 3 लाख स्टूडेंट्स का, ठीक है? बट अपीयर हुए होंगे कहीं न कहीं 18 लाख के आस-पास बच्चे। आई गेस ये अभी हमारे पास डेटा नहीं है कि कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, बट फिर भी हम एक 50% तो मान के चलते ही अटेंडेंस। तो 18 लाख में से 3 लाख का डेटा है अभी, है ना? जिसमें कि 135 के ऊपर ऑलरेडी 118 1,18,025 बच्चे आपके निकल के आ रहे हैं, ठीक? तो अब आपको इससे समझ आ रहा होगा कि कट ऑफ कैसे क्या आपकी हो सकती है, बिकॉज़ अभी क्या होगा इसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस वेबसाइट पे अपना डेटा नहीं डाला होगा, कई बार नहीं डालते हैं, है ना? कुछ की लेट खुली होगी जो उनका वो है आंसर की तो उन्होंने नहीं डाली होगी, तो ये सब चीज़ें भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कहीं न कहीं 135 के ऊपर आपकी कट ऑफ जाने के पूरे-पूरे चांसेस हैं और ये मैं नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स की बात कर रहा हूँ, है ना? बिकॉज़ रॉ मार्क्स की बात करके तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रॉ मार्क्स में, तो फिर इसमें सारे बच्चे आ गए, किसी की कोई शिफ्ट में होगा, किसी की कोई शिफ्ट में होगा। इसका इस डेटा का कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास, है ना? तो हमें बस इन दोनों से ये चीज़ देखने को मिलती है। अच्छा, अब आप देखोगे ये जो डिफ़रेंस है ना आपका नॉर्मलाइज़ेशन में कितना मार्क्स बढ़ेंगे, तो पहली जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है इसमें आपको 20 मार्क्स तक का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। इसमें आपको 17-18 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। फिर आप ऐसे ही करते जाओगे, यहाँ पे 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा, तो जो एवरेज में इंक्रीमेंट है ना, वो चेंज नहीं होगा। आप देखोगे ये सबसे लोअर शिफ्ट में यहाँ जो एवरेज बच्चों का मार्क्स आ रहे हैं 122 हैं और जो आपकी टफेस्ट है उसमें 102 है, यहाँ पे डिफरेंस 20 का आ रहा है। तो ये अगर हम सैंपल साइज़ उठाते हैं 1,60,000 बच्चों का भी ना, तो उसमें भी डिफरेंस इतना ही रहेगा,
है ना? ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। 1-2 नंबर का आ सकता है, 19 हो सकता है ये, 18 हो सकता है, बट फिर भी ओवरऑल वो फिर एडजस्ट हो जाएगा कट ऑफ में, मतलब जिसके यहाँ 120, 122 आ रहे होंगे ना, वो सेफ ही रहेगा, ठीक है? तो ये एक सेफ स्कोर आप अज़्यूम कर सकते हो, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेफ स्कोर वीडियो। बाकी जो बातें हैं यार, जो मुझे मेन बातें बतानी थी वो बता दी हैं। आप ज़्यादा दिमाग पढ़ाई पे लगाया करो, फालतूगिरी की चीज़ों में मत लगाओ, अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करो, मेहनत करो, सिलेक्शन लो और इससे दूर जाओ, है ना? ये अगर आप यहाँ फँस के रह गए ना, तो आप क्या फ़ायदा है? फिर लाइफ़ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। और मैं नहीं चाहता कि आप अपने लाइफ़ के 5 से 6 साल ऐसी चीज़ में दे दो। देखो, कोई भी जॉब उठाओ, अपना जो भी हॉबी है उसको परस्यू करो, अच्छे से मेहनत करो यार, आगे बढ़ो, है ना? ये गवर्नमेंट जॉब कोई एक डेस्टिनेशन नहीं होती। क्या आपकी यही लाइफ़ में यही सोचा था क्या बचपन से कि मैं जाके एक मिनिस्ट्री में एएसओ बन के बैठ जाऊँगा? है ना? या फिर आपने ये सोचा था कि मैं एक्साइज़ इंस्पेक्टर बन के बैठ जाऊँगा? किसी की ये यार इच्छा नहीं होती, मैं नहीं मानता कि ये इच्छा होगी किसी। अब कोई बच्चे हैं जिन्होंने शॉर्ट्स वगैरह देख के 12th क्लास में, अब आजकल तो यही हो रहा है। दुनिया जहान के फर्जीगिरी वाले शॉर्ट्स बनाए हैं, कोई यहाँ पे वर्दी पहन के वीडियो डाल देगा। यार आप समझो, एसएससी से आपको ग्रुप बी की वीडियो जो जॉब है 4600 हाईएस्ट ग्रेड पे मिलेगा आपको, डबल एओ भी खत्म हो गया। तो इससे आपका कोई बहुत बड़ी आपको पावर और पर्क्स नहीं मिलने वाले हैं, बट आपको एक अच्छी खासी सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिल जाएगी, आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर पाओगे, बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाओगे, यानी कि एक अच्छी खासी लाइफ आप जियोगे और टॉप कैटेगरी में आ जाओगे। बट ये नहीं है कि आप फिर बहुत पावरफुल हो जाओगे, आप बिल्कुल स्वैग मारोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ओके? दिस इज जस्ट अ जॉब, ओके? क्या हो, आप यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट हम बनने वाले होते हैं इसमें, है ना? गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्या है? पब्लिक सर्वेंट, ठीक है? तो ज़्यादा इतना ज़्यादा अपने आप को हाइप्ड अप मत करो। इसके आगे हाँ, ये भी है, आपको इसमें एक्सेस टाइम मिलेगा, एम्पल टाइम मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। उस एम्पल टाइम में, खाली टाइम में अपनी हॉबी परस्यू करो, फैमिली को टाइम दो, अच्छी ज़िंदगी जियोगे, है ना? कुल मिला के ये है। बट ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सोच के जाओ, फिर क्या होता है ना, ये जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं बार-बार, वो इसी वजह से होता है। भाई सैटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं ना। तो यू आर सर्चिंग फॉर द अ काइंड ऑफ मिराज, जो आप रील्स में देखते हो या यूट्यूब शॉर्ट्स में देखोगे ना, वो आपके लिए मिराज है। आप समझिए, है ना? ये ग्रेजुएशन करके एग्ज़ाम दे रहे हो यार, इतना कॉमन सेंस लगाना चाहिए आपको अपना, ठीक है? तो फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई अगर आपको डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।